अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। और आज हम बात करने वाले हैं कि जब हम सबको पता ही है कि जंग होती है और उसमें आपके स्टॉक्स जो हैं वो ओवरऑल इम्पैक्ट होते हैं, एक मैक्रो इंडिकेटर की वजह से इम्पैक्ट होते हैं और स्टॉक्स की वैल्यूज़ नीचे जाती हैं, तो फिर पैनिक सेलिंग क्यों होती है और ये सब कुछ क्यों हो रहा होता है और इसके अंदर आपको क्या करना है, आपकी क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, इसके ऊपर हम आज मुकम्मल चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जब भी कोई वॉर या कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन स्टार्ट होती है तो सबसे पहला रिएक्शन जो होता है वो स्टॉक मार्केट में सेलिंग का होता है। चाहे वो फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हो, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो या लंदन स्टॉक एक्सचेंज। अनसर्टेनिटी आते ही मार्केट्स ओवरऑल सारी दुनिया की नीचे आना शुरू हो जाती हैं, यानी कि सारी मार्केट्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट आना शुरू होता है। लोग अक्सर ये समझते हैं कि शायद कंपनीज ख़राब हो गई हैं, लेकिन असल वजह होती है माइंडसेट की, इकोनॉमिक और लिक्विडिटी की बेसिस पर ये सब कुछ होता है। वॉर का इफेक्ट सिर्फ बैटल फील्ड के ऊपर नहीं होता वो, बल्कि ये जो है वो फाइनेंशियल मार्केट्स तक पहुंचता है और उसका इम्पैक्ट ये आपको नज़र आता है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये जो फेयर है इसके अंदर क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे स्ट्रक्चर्ड वे में। सबसे पहले बात करते हैं कि वॉर का मतलब है अनसर्टेनिटी। इन्वेस्टर को पता नहीं होता कि वॉर कितनी देर चलेगी, कितना इकोनॉमिक डैमेज हो सकता है, गवर्नमेंट क्या पॉलिसी देगी, करेंसी स्टेबल रहेगी या नहीं रहेगी। मार्केट सर्टेनिटी को पसंद करती है और जब भी क्लैरिटी नहीं होती तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो रिस्क कम करते हैं। इससे वो क्या करते हैं, रिस्क ऑफ रिएक्शन कहते हैं, यानी कि लॉजिक से पहले फेयर कम करना चाहते हैं। अब अगर इसको हम समझेंगे आगे चल के कि क्या क्या इसमें चीज़ें होती हैं, तो देखें जब भी वॉर है, एक सिंपल सी बात है कि उस ड्यूरेशन के अंदर आपको जब चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता तो आप सोचते हैं कि मेरे हाथ में जो मेरे पैसे हैं लिक्विडिटी की फॉर्म में होने चाहिए। अब ये देखते हैं कि यहाँ पर जो जो कैपिटल प्रोटेक्शन है ये इंस्टेंट फौरी तौर पर ना ट्रिगर हो जाता है। वॉर के वक्त में इन्वेस्टर्स का माइंडसेट होता है कि पहले अपने कैपिटल को बचा लिया जाए, फिर उसके बाद प्रॉफिट को सेकेंडरी किया जाए। इस स्टेज पर क्या होता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसे निकालते हैं, इंस्टीट्यूशंस एक्सपोजर कम करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक सेलिंग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब फॉरेन इन्वेस्टर अपना पैसा निकालेगा, जब इंस्टीट्यूशंस अपने पैसे निकालेंगे तो एक रिटेल इन्वेस्टर को भी एक डर लगने लगता है कि कहीं मेरे पैसे डूब ना जाएं जब इतने बड़े बड़े लोग अपने पैसे निकाल रहे हैं, तो उसकी वजह से वो भी पैनिक सेलिंग का शिकार होते हैं। इमर्जिंग मार्केट्स जैसे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ये जो कैपिटल फ्लाइट है बहुत फास्ट होती है, जिससे जो इंडेक्स है वो शार्पली गिर जाता है। अब अगर हम यहाँ देखें कि जो फॉरेन इन्वेस्टर का जो एग्जिट है वो क्यों इतना अहमियत रखता है पीएसएक्स पे पर्टिकुलरली, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जैसी मार्केट में फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉर जो है वो रिस्क के साथ आती है, यानी कि वो पैसे सेव करना चाहते हैं अपने, और वो अपनी जो पैसे होते हैं उनको कहीं और जो है ना वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं फिर उस टाइम पे। और फिर क्या होता है, जो इमर्जिंग मार्केट्स का एक्सपोजर है वो रिड्यूस करते हैं। करेंसी जो होती है वॉर के दौरान में जो करेंसी है वो डेप्रिसिएशन का रिस्क बढ़ाती है। अब इसका नतीजा क्या निकलता है कि जो इंडेक्स है वो डिक्लाइन होता है, हैवी वॉल्यूम्स के ऊपर इम्पैक्ट आता है और इसी तरह से हाई वॉलेटिलिटी होती है। पीएसएक्स की लिक्विडिटी डेवलप्ड मार्केट से कम होती है, इससे जो मूव्स हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव नजर आती हैं। अब अगर हम ये देखें कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट की एक्सपेक्टेशंस किस तरीके से एक्ट करती हैं वॉर के दौरान में, तो देखें जब भी वॉर हो रही है तो इकोनॉमी के ऊपर मल्टीपल चैनल से इफेक्ट आना शुरू होता है।
ट्रेड रूट्स जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं, गवर्नमेंट जो है उसके का जो डिफेंस है स्पेंडिंग बढ़ जाती है वहाँ पर, इन्फ्लेशन स्पाइक करना शुरू कर जाता है, इंटरेस्ट रेट का जो प्रेशर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अब पाकिस्तान के केस में क्या है कि ऑयल जो है वो इम्पोर्ट बिल बढ़ता है, रुपी का प्रेशर में आना शुरू होता है। अभी आपको रिसेंट में ऑयल की प्राइसेस भी हाई होती नज़र आएंगी। फिर क्या है कि फेशियल डेफिसिट जो है एक्सपेंड करता है, आईएमएफ का स्ट्रेस बढ़ता है, स्टॉक प्राइसेस जो हैं वो फ्यूचर अर्निंग्स जो है उनको रिफ्लेक्ट करती हैं। अगर इन्वेस्टर्स को लगता है कि अर्निंग्स कम होंगी तो वो प्राइस पहले गिरता है, तो इस वजह से जो है ना वो अपनी इन्वेस्टमेंट को निकालने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम देखें कि लिक्विडिटी का जो क्राइसिस है उसका जो फेयर है वो यहाँ कैसे एक्ट करता है, तो वॉर के वक्त में जो कैश होता है उसको किंग समझा जाता है। माइंडसेट ये वाला जो है ना एक्टिवेट हो चुका होता है, और इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो स्टॉक इसलिए भी बेचते हैं कि मार्जिन कॉस्ट जो है वो उनकी मीट नहीं कर रही हो रही होती। जो पोर्टफोलियो है वो रीबैलेंस करने के लिए या कैश को रिजर्व बिल्ड को करने के लिए, ये जो सेलिंग है ये फंडामेंटल्स की वजह से नहीं होती है, ये लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए होती है। अब आ जाता है अल्गोरिदम बेस्ड या इंस्टीट्यूशनल बेस्ड सेलिंग जो है। आजकल मार्केट्स में जो है वो अल्गोरिदम जो होते हैं वो डोमिनेट करते हैं। जब वॉलेटिलिटी स्पाइक होती है, इंडेक्स टेक्निकल सपोर्ट ब्रेक करते हैं और जो रिस्क इंडिकेटर्स हैं वो ट्रिगर होते हैं, तो ऑटोमेटेड जो सिस्टम्स हैं वो सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब ये क्या मतलब हुआ, यानी फॉर एग्जांपल एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, उसने स्टॉप लॉस लगा रखा है, और अगर उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया है तब भी तो मार्केट के अंदर उसके स्टॉक्स जो हैं वो सेल हो जाएंगे, क्योंकि उसने अपना स्टॉप लॉस किसी वजह से ही लगाया था जिसकी, और वो उस कैपिटल से ज़्यादा लॉस बर्दाश्त नहीं करना चाहता, इसलिए उसके स्टॉक्स जो है मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। इससे जो डाउन साइड है वो एक्सेलरेट होना स्टार्ट हो जाती है। फिर आ जाता है सेक्टर स्पेसिफिक रोटेशन या सेक्टर स्पेसिफिक सेलिंग का होना। वॉर सब सेक्टर्स को इक्वल इफेक्ट नहीं करती है, कुछ सेक्टर्स होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि एयरलाइंस हो गई, टूरिज्म हो गया, बैंकिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, इंपोर्ट डिपेंडेंट कंपनीज हो गई। पीएसएक्स में आप हमारे पास सीमेंट है, ऑटो है, टेक्सटाइल है, इसमें प्रेशर में ये आ जाते हैं एनर्जी और ट्रेड इश्यूज की वजह से। लेकिन जो ऑयल हैं, कमोडिटी हैं या डिफेंस लिंक बेस्ड कंपनीज होती हैं वो कभी कभी बेनिफिट भी दे जाती हैं आपको ऐसी सिचुएशन में। फिर आ जाता है कि शिफ्ट, जब आप उसको देखते हैं कि ये जब एसेट्स की तरफ शिफ्ट लोगों का जो बढ़ जाता है। वॉर के दौरान जो इन्वेस्टर्स हैं वो स्टॉक से शिफ्ट करके गोल्ड की तरफ, यूएस डॉलर की तरफ, गवर्नमेंट के जो सुकूक या बॉन्ड्स होते हैं उनकी तरफ, कैश की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। हिस्टोरिकली गोल्ड जो है वो जियोपॉलिटिकल टेंशन में जो है वो राइज करना शुरू कर देता है। जब पैसे इक्विटीज से निकलकर सेफ एसेट्स में जाते हैं तो स्टॉक की जो डिमांड होती है वो अल्टीमेटली कम हो जाती है, क्योंकि ये बात हमें पता है कि स्टॉक्स जो हैं वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। तो जब इनकी डिमांड कम होती है तो इसकी वजह से इनकी प्राइस भी डाउन साइड पर जाना शुरू हो जाती है। ये भी एक इंडिकेटर था। इसी तरह से अगर हम हिस्टोरिकल एविडेंसेस की बात करें तो हिस्ट्री ये बताती है कि वॉर के स्टार्ट पर शार्प डिक्लाइंस दिखाई देते हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी सबसे ज़्यादा उस टाइम पर होती है। फिर क्या होता है, अगर वॉर लिमिटेड हो या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहे, पॉलिसी रिस्पॉन्स स्ट्रांग हो, तो मार्केट स्टेबलाइज भी हो जाती हैं और रिकवर भी कर जाती हैं। जो एक मेजर पैटर्न अब तक देखने में आया है कि एकदम से जब जंग शुरू होती है तो पैनिक होता है, लोग बहुत ज़्यादा सेल करते हैं, फिर स्टेबलाइजेशन आती है और फिर रिकवरी आती है। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि पीएसएक्स जो है वो ज़्यादा रिएक्ट क्यों कर जाता है ऐसी सिचुएशन में, यानी जहाँ दूसरी मार्केट्स ने 3% 4% का लॉस दिखाती हैं, वहाँ पीएसएक्स 9% से 10% 20% तक क्यों डिक्लाइन पे जाता है। तो पाकिस्तान जो है वो एक इमर्जिंग मार्केट है, यहाँ लिक्विडिटी कम होती है, यहाँ जो करेंसी है वो फ्रेजाइल हो जाती है, ये जो पॉलिटिकल प्रीमियम है वो ऑलरेडी हाई है, यहाँ पर आईएमएफ की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा रिस्क क्रिएट करती है, इसलिए जो वॉलेटिलिटी है वो एम्पलीफाइड हो जाती है। डेवलप मार्केट से ज़्यादा शार्प मूव्स देखने को मिलती हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो माइंडसेट के ड्राइवर्स पे भी डिपेंड करती हैं। वॉर के वक्त इमोशन जो है वो लॉजिक के ऊपर जो है ना, कह लें कि उसके लॉजिक उस वक्त में चलता नहीं है जितना ज़्यादा इमोशंस चलते हैं। कॉमन थॉट प्रोसेस जो होता है वो ये होता है कि मार्केट क्रैश हो जाएगा, रुपी जो है वो कोलैप्स हो जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स सब निकल जाएंगे, लिक्विडिटी ख़त्म हो जाएगी, मैं शायद कहीं मेरा कैपिटल ज़ीरो ना हो जाए। ये वो सारे सवालात हैं जो आपके फेयर को ट्रिगर करते हैं, और ये फेयर जो है वो फिर वायरल होता है सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज़ चैनल्स के थ्रू। ये जो पैनिक है ये एम्पलीफाई होना शुरू हो जाता है, और उसमें बहुत सारे सेफ इन्वेस्टर्स और भी अपने पैसे जो हैं वो इसमें से निकालना शुरू कर देते हैं।
अब यहाँ पर क्या किया जा सकता है, स्मार्ट इन्वेस्टर्स वर्सेस पैनिक सेलर क्या करते हैं। पैनिक सेलर का इस सिचुएशन में जो रिस्पॉन्स होता है वो ये होता है कि वो मार्केट के लो पर जो है वो सेल कर देते हैं अपने स्टॉक्स, क्योंकि वो कहते हैं कि जितना भी लॉस हो गया ठीक है, मैं मज़ीद लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं मज़ीद स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकता। स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो कंपनी के उस वक्त मौजूदा कंपनीज़ के जिनमें वो इन्वेस्टेड हैं और अगर कोई नई एंट्री लेना चाहते हैं तो उनके भी जो फंडामेंटल्स हैं उनको इवेल्यूएट करते हैं, उन कंपनीज़ की रेशोज़ को चेक करते हैं, उन कंपनीज़ की अर्निंग्स को चेक करते हैं, उनके फ्यूचर पोटेंशियल को देखते हैं। फिर उसके बाद वो देखते हैं ओवर लेवरेज नहीं होते हैं वैसे टाइम पे, कैश का जो रिजर्व है उसको मेंटेन करते हैं, डिस्काउंटेड क्वालिटी स्टॉक्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उनमें इन्वेस्ट हो जाते हैं। यानी कि वॉर जो है जब वॉलेटिलिटी क्रिएट करती है और इस दौरान में बहुत सारे जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसे अपने लिए अपॉर्चुनिटी बनाते हैं और वहाँ से वो अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी शुरू करते हैं। अब अगर हम यहाँ पर शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव में बात करें तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स या हम स्विंग ट्रेडर्स जिनको कह सकते हैं, वो अपना जो उनका रिस्क होता है वो रिड्यूस करना उनके लिए भी ज़रूरी होता है। और मोस्टली जो हम बात करते हैं कि स्विंग ट्रेडर्स जो होते हैं वो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं जो फंडामेंटली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, जो पम एंड डम स्ट्रैटेजीज़ पे चल रहे होते हैं, या फिर और वो ऐसे टाइम पे बहुत ज़्यादा डाउन साइड पर आते हैं और उनका ऐसे स्टॉक्स में से एग्जिट कर जाना बेहतर होता है। जबकि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होता है वो हमेशा से जब भी किसी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाते हैं उसको इवेल्युएट करते हैं, उसके डैमेज को देखते हैं, उसके रिस्क को देखते हैं, उसके प्रॉफिट्स को देखते हैं और फिर उसमें इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए उनका जो डैमेज है वो टेम्परेरी होता है और जो उनका प्रॉफिट होता है वो परमानेंट रहता है। तो हर वॉर जो है वो लॉन्ग टर्म डिस्ट्रक्शन नहीं करता है, रिएक्शन और जो स्ट्रक्चरल डैमेज है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और उसको समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर अगर हम एक प्रोफेशनल फ्रेमवर्क की जो ड्यूरिंग वॉर है उसकी बात करें कि आप खुद से क्या 5 सवाल पूछ सकते हैं जब भी वॉर होती है, तो आप ये चीज़ें देखें कि क्या वॉर लोकल है या ग्लोबल है, यानी कि आपके कंट्री के विदन में हो रही है या फिर वो दुनिया भर में हो रही है। फिर दूसरा देखें कि अर्निंग्स जो है वो परमानेंटली इम्पैक्ट होंगी या नहीं होंगी, यानी कि इस तमाम जंग का जो हमारी जिन कंपनीज में हम इन्वेस्टेड हैं उन पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है। करेंसी रिस्क मैनेजेबल होगा या नहीं होगा, पोर्टफोलियो जो है वो ओवर एक्सपोज्ड है या रिस्क के मतलब रिस्की सेक्टर्स में है या नहीं है। इसी तरह क्या मुझे नियर टर्म लिक्विडिटी चाहिए, यानी कि 3 से 6 महीने के दौरान में मुझे हाथ में कैश चाहिए या नहीं चाहिए इस वक्त, कि मेरे पास इनफ कैश रखा हुआ है तो फिर ऑब्वियसली मुझे अपने स्टॉक्स बेचने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर फंडामेंटल्स इंटैक्ट हैं, वॉलेटिलिटी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए। अगर स्ट्रक्चरल डैमेज है तो रिस्क को रिड्यूस करना बेहतर होगा इस अप्रोच पे। और अगर जो मैं आपके लिए इस तमाम बातों को कंक्लूड करूं तो जब भी लोग जो है वॉर में स्टॉक्स इसलिए बेचते हैं क्योंकि उनको अनसर्टेनिटी नज़र आती है, उनको फियर नज़र आता है, उनको पैसों की ज़रूरत होती है, वो गलत कंपनीज में शायद बहुत बार इन्वेस्टेड होते हैं, इस वजह से भी उनको निकलना पड़ता है। और बहुत सारे स्विंग ट्रेडर्स इन्वॉल्व होते हैं जिन्होंने अपनी जो ट्रेड्स हैं वो क्लोज करनी होती हैं ताकि वो अपने कैपिटल को सेव कर सकें उस टाइम पे। और इसी तरह से जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है, करेंसी का रिस्क मौजूद होता है, एल्गोरिदम सेलिंग हो रही होती है। तो ये सब कुछ जो है वो वॉर की जो वॉलेटिलिटी है उसको बढ़ाता है, लेकिन हर दफ़ा जो है ये कोई परमानेंट कोलैप्स नहीं होता और इसमें रिकवरी के ऑप्शंस हमेशा मौजूद होते हैं। वॉर के बाद आप देखेंगे हमेशा जो स्टॉक्स हैं वो बहुत अपसाइड की तरफ मूव करते हैं जब मार्केट रिकवर करती है और अगर आपने अच्छे फंडामेंटल कंपनीज में आप इन्वेस्टेड हों तो। वॉर के दौरान जो है स्टॉक सेलिंग सिर्फ कंपनीज के कोलैप्स की वजह से नहीं होती है, बल्कि ये अनसर्टेनिटी, लिक्विड प्रेशर और इमोशंस के डोमिनेट हो जाने की वजह से होती है। तो ख़ास तौर पर PSX जैसी इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर हमें इन तमाम चीज़ों को एनालाइज करके इसमें इन्वेस्ट करना है। और उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने चैनल को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर एक अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।